हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 10th। जी हाँ, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो भी क्लास 10th में होते हैं वो सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने बहुत बार हमें बोला कि सर ऐसा शीट्स दे दो, ऐसा क्लास दे दो, ऐसी क्लास दे दो जहां पे सारे फॉर्मूलेज इंक्लूडेड हो। तो आप लोगों की बातें मानी गई हैं और सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हालांकि हम इस एंड पे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को सभी फॉर्मूलाज आते तो होंगे, बट एक क्विक रिवीजन करने के लिए हम क्या वापस से बुक्स लेंगे, चैप्टर नंबर 1 लेंगे, उसमें फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 लेंगे, उसमें फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 3, फिर ऐसे ही 14 चैप्टर्स हमारे हैं। हर फॉर्मूले इसको अलग अलग जगह देख के हम पहला वाला फॉर्मूला भूल जाएंगे। तो ऐसी जगह आपको मिल गया है जहां पे आपको सारे फॉर्मूलाज एक ही पेपर में आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर क्लास की पीपीटी को प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर सेव कर सकते हो। तो आओ चलो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों के लिए होता है रियल नंबर का। कौन सा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे ही जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो HCF में लीस्ट पावर होता है, एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, और याद रखो आप लोगों ने अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है, वहां पे हमने पता है किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। याद आया? इससे रिलेटेड आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है HCF और LCM से रिलेटेड। HCF और LCM आता होगा, सबको आता होगा, बट एक क्विक नोट की तरह आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब एक और रिलेशन होता है HCF, LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो क्या होता है? A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर्स। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम। पॉलिनोमियल में स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 फॉर्मूलेज आते हैं जो कि आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, बट उससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c, जहां पे a किसके बराबर होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ पॉलिनोमियल वेयर इसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और a, b एंड c ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। तो जीरोस, अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है? माइनस का b बाय a। अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय a। उसको क्या बोलते हैं? c बाय a बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? हालांकि आप सभी बच्चों को पता है, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन के तौर पे आप इसको देखो। P of x पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू k, ब्रैकेट में k क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट टर्म बट नॉट इक्वल्स टू 0। याद रखना, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जैसा कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस b बाय a के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c बाय a के बराबर। b बाय a ने अल्फा प्लस बीटा ले ली वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा ने c बाय a की वैल्यू ले ली है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, इसी पार्ट में, इसी कड़ी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर आपका 2 फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया जाता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूलेस के रिगार्डिंग, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो हम इन दोनों को निकाल सकते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए। चलो जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स,
दो इक्वेशन है हमारे पास, एल्जेब्रिक कंडीशंस कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। आप सभी बच्चों को यह बात पता है, अगर किसी का सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक है, चाहे वो क्या है, चाहे वो इनफाइनाइट है, तो क्या बोला जाएगा? कंसिस्टेंट। सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला जाएगा। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको क्या बोला जाता है? इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? एल्जेब्रिक कंडीशंस। अगर दो इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है तो कंडीशन क्या होगी? a1 बाय a2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का केस क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होती है? एल्जेब्रिक कंडीशन क्या होती है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की एल्जेब्रिक कंडीशन होती है a1 बाय a2, ठीक है, इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, ठीक है। ये दोनों क्या बोला जाता है इनको? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ऐसे ही नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और इसके साइड बाय साइड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी बता देते हैं, ये भी आपको पता होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कौन सी लाइन आ जाएगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कौन सी लाइन आ जाएगी? ये जरा हमें कमेंट करके बताना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। उसके बाद नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, जहां पे फिर से आपका जो a होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। a b c ये तीनों के तीनों आपके रियल वैल्यू होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पे हमारे क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। और क्वाड्रेटिक और सॉल्यूशन बोला जाता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x की वैल्यू निकालने का श्री कौन सा मेथड होता है? कौन सा फॉर्मूला होता है? वो जरा बताओ तो, क्या होता है? श्री क्या होता है? आगे क्या होता है? चलो बताओ, जरा कमेंट करके बताओ क्या होता है वो फॉर्मूला। होता क्या है मैं बताता हूं। x = माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। लेकिन यहां पे इस बात का ध्यान रखना, ये जो b² माइनस ऑफ 4ac होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d से डिनोट किया जाता है या फिर डेल्टा से डिनोट किया जाता है, जो कि क्या होता है? b² माइनस ऑफ 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? b² माइनस ऑफ 4ac को डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रूट्स का डिस्क्रिमिनेशन करता है। बंटवारा जिसे बोलते हैं, बोल सकते हो बंटवारा करता है। बंटवारा यानी कि डिवाइड करता है। कैसा होगा रूट होगा कैसा? उसका नेचर कैसा होगा? नेचर यानी कि इक्वल रूट्स होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स होगा या नॉन रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा कि नॉन रियल रूट्स होगा, वो किससे पता लगता है? वो डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है, यानी कि b² माइनस 4ac। इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? d पे डिपेंड करेगा। तो क्या होता है? अगर d 0 से बड़ा हुआ, अगर d 0 के बराबर हुआ, अगर d 0 से छोटा हुआ तो क्या होता है? देखो, अगर d डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो क्या होता है? रियल रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स होते हैं, बट अनइक्वल रूट्स कहलाए जाते हैं। लेकिन अगर d 0 के बराबर होगा, रियल रूट्स तो कहलाए जाएंगे, बट वो क्या हो जाएंगे? इस केस में इक्वल हो जाएंगे। अगर d 0 के बराबर है तो इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर d क्या है? 0 से छोटा ही हो गया, तब क्या होगा? नॉन रियल रूट्स। तब क्या होता है? नॉन रियल रूट्स, ठीक है। किस तरीके से होता है? नॉन रियल रूट्स, ये आपका n होता है। ये क्या होता है? इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं, नॉन रियल रूट्स इसको कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आता है हमारा सबका चहेता एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी चैप्टर के फॉर्मूलेस किसको याद नहीं है? सबको याद होते हैं, है ना। एक बार क्विकली देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक बार क्विकली देख लेते हैं एपी के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। एपी जनरल टर्म्स की बात हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, जहां पे हम बोलते हैं डी किसके बराबर है? डी कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू a3 माइनस का a2 इज इक्वल टू, ऐसे ही nth टर्म माइनस an-1, जो कि आप सभी बच्चों को पता है an-1 ये सफिक्स में है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ये है
1। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म क्या लिखा जाएगा, ए ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड टर्म कैसे आई, कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो a प्लस डी। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म कैसे आई, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये जरा आप हमें बताओ, ये आप लोगों के लिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया, यहां पे वैल्यू क्या आएगी। अब ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, आपका nth टर्म ऑफ AP निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, जिसे हम क्या बोलते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला। अब इसी तरीके से आपका दो फॉर्मूलेज और जनरेट होते हैं, एक तो सम का, बट एक जो बीच वाला फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है rth टर्म फ्रॉम द एंड, rth टर्म फ्रॉम द एंड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस r इनटू में डी। ऐसे ही इसी फॉर्मूले को दूसरे पार्ट में कर सकते हैं, जब a हमारा यानी कि फर्स्ट टर्म हमने लास्ट टर्म ले ली, यानी कि l प्लस में r माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का d। अब एक और छोटी सी चीज समझ लो, क्योंकि हमें यह भी पार्ट पता होना चाहिए, अगर तीन टर्म्स हमारी a, b और c अगर AP में है तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत रिक्वायर्ड होती है, पता होना चाहिए, पता होगा। हम मानते हैं हमारे सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट, नहीं पता है कोई बात नहीं, इससे आप सीख जाओगे। क्या होता है, A B C अगर AP है, AP में है, तो यहां से एक रिलेशन होता है कि सेकेंड मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इज बेसिकली इक्वल्स टू फर्स्ट एंड थर्ड का एडिशन, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस सी के बराबर होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट फॉर्मूला किसका होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। सम यानी कि सारी टर्म्स का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस s डैश डैश अप टू nth टर्म। सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, पहला तो बेसिक फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ठीक है, हमारे साथ साथ लिखते जाओ अपने कॉपियों में, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो आप लिखोगे तो आपके हाथ को पता लगेगा, इनडायरेक्ट ब्रेन को पता लगेगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में। ठीक है, एक बार और ट्राई करना इसको करने की, यहां तो ठीक है सेशन तो हो ही रहा है, वहां तो मिल रहा है, बट एक और बार ट्राई करोगे तो मजा आएगा। नेक्स्ट एक और SM का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सेम इसी तरीके से n/2 a प्लस l, जहां पे l हमारा लास्ट टर्म जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप सभी बच्चों को पता है, L इज बेसिकली इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चा इस बात को जरा ध्यान से समझना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हमें सेलेक्ट करनी है, इवन हमें सेलेक्ट करनी है। अगर ऑड सेलेक्ट करनी है यानी कि 3, 5, 7 ऐसे सेलेक्ट करनी है, तो पैटर्न किस तरीके से बनता है, पैटर्न यहां की हम बात कर रहे हैं ऑड, ये किसकी बात है, ऑड। अगर ऑड नंबर्स हमें लेने हैं किसमें, AP में, जहां हमें टर्म्स नहीं गिवन है, तो हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। और अगर 5 लेने हैं तो इधर a माइनस 2d हो जाएगा, इधर a प्लस 2d हो जाता है। कॉमन डिफरेंस कितना है, d। लेकिन जैसे ही यहां पे इवन की बात आई, नंबर ऑफ टर्म्स इवन की अगर हमने बात करी 4, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2d। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहां से आपका हो सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस के। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट दैट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फॉर्मूलेज आप लोगों को पता होने चाहिए, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है PQ, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर इसी तरीके से हमें एक पॉइंट का और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन क्या होता है, 0,0, तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ओरिजिन 0,0, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि PO क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि हमने कंसीडर किया P पॉइंट को x, y और O जो कि ओरिजिन है 0,0, तो यहां से क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर जो कि x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, कुछ बुक्स में M1 M2 करके दिया होता है, बट जो आप लोग याद करते हो M और N करके याद करते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला किसको डिनोट करता है, एक पॉइंट, एक लाइन है जहां पे हमें एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट गिवन है, अब एक और तीसरा पॉइंट आ रहा है जो कि A और B के बीच में है, जो कि डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, M रेशो N में डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर A हमने कोऑर्डिनेट लिया है, इसका पॉइंट्स
x1 कॉमा y1 और इसके x2 कॉमा y2 हैं, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y का m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी में अगर हमें रेशो फाइंड करनी है, तो हम कंसिडर करते हैं रेशो को k रेशो 1। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि बच्चा हम ये मान लेते हैं m रेशो n है, ठीक है, तो m रेशो n को हम बोलते हैं m बाय n रेशो 1 और इसको हम बोल देते हैं क्या, k रेशो 1। हालांकि k ट्रांसफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट फॉर्मूले में, जो कि क्या हो जाता है k x2 प्लस x1 क्योंकि 1 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और इसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात आई समझ में। सेक्शन फार्मूला के सब डिविजन्स हैं ये आपके। सब डिवीजन के बाद आपका मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? देखो उसमें क्या होता है, m रेशो n आपका 1 रेशो 1 होता है। वो क्या होता है? 1 रेशो 1। अब 1 रेशो 1 है तो यहां पे m और n की वैल्यू क्या होगी? 1 1। m और n की वैल्यू क्या होगी? 1 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, ये मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो लाइन है, वो जो बीच पॉइंट है, ये पॉइंट जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ए और बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चा ट्रिग्नोमेट्री तो आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको पता है कौन सा बेसिक सभी को पता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोने चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां से हमें पता लगता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय एच, पी बाय एच। नेक्स्ट कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है? बेस बाय एच, बी बाय एच। ऐसे ही टेन थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है पी बाय बी। ठीक है, और ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, उनका भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वो क्या होता है? कॉसेक थीटा वो किसके बराबर होता है? एच बाय पी। ऐसे ही सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है एच बाय बी। और ऐसे ही कॉट थीटा दैट इज इक्वल्स टू बी बाय पी। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल की ही बात कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल पार्ट, रेसिप्रोकल रिलेशन, जहां पे आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो कॉसेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही जो आपका सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है? वो 1 बाय टैन थीटा के बराबर होता है। अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि साइन थीटा भी 1 बाय कॉसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, कॉस थीटा भी 1 बाय सेक थीटा के बराबर होगा और टैन थीटा भी 1 बाय कॉट थीटा के बराबर होगा। अब टैन थीटा और कॉट थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी कि क्वोशिएंट रिलेशन में। तो हम क्या बोलते हैं कि जो टैन थीटा हमारा है वो बेसिकली साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ये बात आपको पता है, बट एक जगह फॉर्मूलेज आ जाते हैं तो हमें काफी आसान हो जाता है समझना। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्मूला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो देखो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी एंगल्स में 0, 30 डिग्री, 40, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक जगह देख लो, ध्यान से पता होने चाहिए, सब पता होना चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपका रिक्वायर्ड होता है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस याद आया? यही फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से इन तीन की तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से? शॉर्ट आंसर टाइप्स, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है? उसमें तो आप सभी को पता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है, बट जो रिक्वायर्ड होता है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल रिक्वायर्ड होती है, जो कि बता दी गई है। अब सर्कल चैप्टर पे आते हैं। सर्कल चैप्टर में सबसे पहला एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस आप सभी को पता है। नेक्स्ट जो बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए वो है हाफ पाई आर स्क्वायर। वो क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ। ऐसे ही उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट क्या हो जाता है? क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट बेसिकली सर्कल का 1/4, 1/4 सर्कल का। अब ऐसे ही क्या आप हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बता सकते हो सर्कल का? क्या आप हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बता सकते हो, या फिर बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बता सकते हो? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या ये हमें कृपया कमेंट में बता सकते हो कि हमें पता लग जाए कि ये फॉर्मूलेज आपको आते हैं? क्योंकि हमें लगा ये थोड़ा सा मिस हो जाएंगे, बट सरकमफ्रेंस तो शायद मिस नहीं होने वाला। सरकमफ्रेंस तो आप सभी बच्चों को आता है, जो कि 2 पाई आर होता है। आर इज फॉर रेडियस। आर किसके लिए होता है? रेडियस के लिए होता है। नेक्स्ट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले एरिया ऑफ, क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जहां पे थीटा किसके बराबर है? एंगल थीटा। अब फॉर्मूला होता क्या है? इसी से रिलेटेड होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। माइनर, छोटा वाला सेक्टर का एरिया है। अब मेजर वाला क्या हो जाएगा? मेजर वाला दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप बोल सकते हो सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो, या फिर सीधा सीधा ये वाला एंगल निकाल लो, बीच वाला एंगल निकाल सकते हो आप लोग, ये वाला, जो कि कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो दोनों फॉर्मूले वैलिड है। पहला, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो, या फिर सीधा फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो, जो कि क्या हो गया? थीटा मेजर सेक्टर का क्या हो गया? 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका होता है? सर्कल का एरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस याद है सर्कल की? क्या होती है? 2 पाई आर। तो माइनर आर्क कौन सा वाला? ये पार्ट, ये जो नीचे से एपीबी, एपीबी क्या है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसी के बाद लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी निकाल सकते हो। सेम पीछे बताया था किस तरीके से? या तो सरकमफ्रेंस में से माइनस कर दो, या फिर आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो? 360 माइनस थीटा मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? जो कोड से बनता है ये वाला पोर्शन, जो ब्लू पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का सीधा तरीका, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके, उसके बाद ट्राइंगल से माइनस कर दो, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात आपको पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सीधा सीधा होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ, एक और फॉर्मूला रिक्वायर्ड है यहां पे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जरा बताओ तो हमें, बताओ तो जरा, हमें पता तो लगे। जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को कितना पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये तो हो गया आपका माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट भी तो होगा। मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस में माइनर सेगमेंट, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्यूब। क्यूब किस? क्यूबॉइड। सबसे पहले क्या होता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होगी? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। लेंथ होगी, ठीक है, फिर क्या होगी? ब्रेथ होगी इस तरीके से, और फिर क्या होगी? हाइट होगी इस तरीके से। क्या होगी? हाइट होगी इस तरीके से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पे जब क्यूबॉइड की बात होती है, क्यूबॉइड में सबसे पहला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 की 6 दीवारी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल बी
टू ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। याद रखना फॉर्मूला है तो फॉर्मूला एरिया है तो स्क्वायर यूनिट मेंशन करना कृपया ना भूलें, स्क्वायर यूनिट, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं तो चार दीवारी का एरिया होता है जो कि होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी मल्टीप्लाई में h स्क्वायर यूनिट। और ऐसे ही जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं ये 6 शेप्स होती हैं आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। कौन कौन सी? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फिर उसके बाद स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यूनिट्स क्या हो जाएगी? क्यूबिक यूनिट। यूनिट्स क्या हो जाती है? क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या है? क्यूब। क्यूब में क्या होता है? सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं, यानी कि इसको अगर हम बोल रहे हैं साइड यानी कि ए, तो ये भी हमारे पास क्या होता है? ए के बराबर ही होगा। और ऐसे ही हाइट भी क्या होती है इसकी? बराबर, यानी कि स्क्वायर फेसिंग होती है हर जगह। तो सबसे पहले क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो 6 की बात हो रही है तो 6a स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट मेंशन कर लेना अपने आप से, ठीक है। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 दीवारियों का एरिया, 4 दीवार का एरिया, सारी की सारी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। और ऐसे ही जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? a क्यूब के बराबर हो जाएगा। यूनिट्स कृपया ध्यान दीजिए यूनिट्स पर, क्योंकि हम ज्यादातर बच्चे लोग गलती पता क्या करते हैं? हम भी करते थे, ऐसा नहीं है आप लोग करते हो, हम भी करते हैं। और देखो ये तो बेसिक गलतियां हैं जो कि हो जाती हैं। हम क्या करते हैं? हम पता क्या करते हैं? बेसिक जो गलतियां अपन लोग करते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जो बेसिक अपन लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, यूनिट्स लगाना ही भूल जाते हैं, है ना। क्या करते हैं? बेसिक गलतियां करते हैं। एक तो यूनिट्स नहीं लगाते, दूसरा एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करते। मीटर गिवन है तो सारे मीटर में करो, सेंटीमीटर गिवन है तो सारे के सारे सेंटीमीटर में करो। एरिया आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम आएगी तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेंडर की। तो सिलेंडर में क्या होता है? आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सबसे पहला रेडियस, और रेडियस के बाद क्या होती है? हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहला क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh प्लस में 2πr स्क्वायर, जिसको हम 2πr कॉमन लेके यहां पे h प्लस आर स्क्वायर यूनिट भी बोलते हैं। और ऐसे ही जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास? वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर की फॉर्मूलेज, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड नेक्स्ट वॉल्यूम। अब बात करते हैं नेक्स्ट शेप, कोन के बारे में। कोन में आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे पहला तो होता है हाइट, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रेडियस, और उसके बाद होता है स्लैंट हाइट। इस तरीके से इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैंट हाइट। सबसे पहली बात क्या होती है यहां पे? ध्यान रखना, स्लैंट हाइट जिसे L से डिनोट किया जाता है, हाइट जिसे H से डिनोट किया जाता है, और रेडियस जिसे R से डिनोट किया जाता है, इनमें एक रिलेशन होता है। ये तीनों के तीनों राइट एंगल बनाते हैं, जहां पे हम बोलते हैं किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है। जहां पे ये परपेंडिकुलर होता है, यहां पे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइट, और इसको बोला जाता है रेडियस, और इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या निकल जाता है? h का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर। हालांकि हाइपोटेन्यूस होता है, h से बोलते हैं उसे, लेकिन ये क्या है? l का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है आपका? यहां पे मैं इसको बता देता हूं, रब कर देता हूं, क्योंकि ये आपका कवर अप, ये होता है रेडियस, इसे हम बोलते हैं रेडियस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है? वो होता है किसके बराबर? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। जहां पे आप सभी को पता है एल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? एल निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? स्क्वायर यूनिट लगाना ना भूलें। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, यहां से आप कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। कोन इस तरीके से होता है, आपको पता है रेडियस कहां है, आपको पता है हाइट कहां है, आपको पता है स्लैंट हाइट कहां है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्फीयर की। स्फीयर में आप सभी बच्चों को यह बात पता है, स्फीयर क्या होता है? ये रेडियस,
ऐसे हमारा रेडियस। और एक बहुत प्यारी बात याद रखना, स्फीयर के अंदर एक बहुत प्यारी बात ये होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया सब बराबर होते हैं, सब सेम होते हैं। तो यहां पे सिर्फ सरफेस एरिया ही लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कृपया यूनिट्स लगाना ना भूलिए, स्क्वायर यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होता है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, तो 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर एडेड विद पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला टॉप क्या है? सर्कल। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाता है आपके पास? 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, किसकी? हेमिस्फेयर की, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आपका सारी शेप्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सारे फॉर्मूलेज हो जाते हैं फिनिश। अब हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले। सबसे पहला क्लास साइज क्या होता है? ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट, सीधा फॉर्मूला, ओके फाइन। ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट का मतलब पता है ना? कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पे एक्सक्लूडिंग डाटा होगा, वहां पे पहले इंक्लूड करना है। क्या होता था? 0.5 का सब्ट्रैक्शन, 0.5 का एडिशन, याद है? बस इसीलिए, ठीक है। क्लास मार्क्स क्या होता है? क्लास मार्क्स को XI से रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू लोअर लिमिट प्लस ट्रू अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सीधा सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, सीधा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मीन का, ठीक है। उसके बाद मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट, फिर एक के बाद एज्यूम और एक होता है स्टेप। एज्यूम्ड मेथड क्या होता है? वो होता है x बार, यानी कि मीन का फॉर्मूला वो क्या हो जाता है? a प्लस a है हमारे पास, a हम क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड नंबर। a क्या बोलते हैं? a बोलते हैं एज्यूम्ड नंबर इसको बोला जाता है। जहां पे di क्या होता है? di होता है आपका xi माइनस का a, xi माइनस का a, और सिग्मा fi तो आप सभी बच्चों को पता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। शॉर्टकट, आसानी से हम इसको कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। स्टेप डेविएशन मेथड जो कि क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a एज्यूम्ड नंबर प्लस में सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h। h क्या होता है? h क्या होता है? पता है ना क्या होता है h? क्लास, बताना जरा क्या होता है क्लास? क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था क्या, ठीक है। अब यहां पे मैं बता देता हूं, a तो होता है एज्यूम्ड नंबर, ui आपका निकाला जाता है di डिवाइडेड बाय h, क्लास साइज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मीडियन का होता है। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन का सीधा फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए वो होता है L प्लस में ब्रैकेट n/2। n क्या होता है? टोटल नंबर, सम ऑफ सिग्मा fi माइनस में CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय h, जहां पे L को हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF को क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, f फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास, और h क्लास साइज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लास साइज, एज्यूमिंग क्लास साइज आर इक्वल, ठीक है। अब यहां पे आपको 2 फॉर्मूलेज और पता होने चाहिए अनग्रुप डाटा के लिए। n मिडिल टर्म किस तरीके से निकालते हैं? n अगर इवन होती है, n अगर ऑड होती है, वो क्या होती है? वो आपने पढ़ा है, जरा बताओ तो क्या होता है? n अगर इवन होगा, n अगर ऑड होगा तो किस तरीके से निकालते हैं? अनग्रुप डाटा के लिए हमें पता कैसे लगेगा मीडियन क्लास का? उसी से पता लगेगा। क्या होता है, कैसा होता है, जरा मेरे को चैट में बताना, जरा मेरे को कमेंट करके बताना ये बात, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा है। नेक्स्ट होता है मॉड। नेक्स्ट क्या होता है? मॉड। बट मॉड से पहले एक और फॉर्मूला आता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन होता है। और वो किस तरीके से होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉड। तो फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस में ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय f1 2 टाइम्स ऑफ माइनस का f0 माइनस का f2, जहां पे हमारा f1 क्या होता है? सबसे पहले L क्या होता है?
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर उसके बाद H क्या होता है? क्लास साइज, ठीक है। उसके बाद F1 मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, F0 F1 से ऊपर वाली, F2 F1 से नीचे वाली, ठीक है। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। उसके बाद F2 सक्सीडिंग, ठीक है। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले होते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं किसके फॉर्मूलेज? प्रोबेबिलिटीज के। प्रोबेबिलिटीज के कोई फॉर्मूलेज होते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी तो सबसे आसान होती है, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले तो दो फॉर्मूलेज हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालने के, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ऐसे ही आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये भी हमें पता है कि जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी, 0 के बराबर और 1 के बराबर हो सकती है, यानी कि इन बिटवीन 0 to 1 ही होती है, 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, दो इवेंट से पहले एक इवेंट की बात कर लेते हैं। अगर कोई इवेंट है हमारे पास, उसके होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। कोई इवेंट हो रहा है और वो इवेंट नहीं अकर कर रहा है, उन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट में हमारा डाइस और कॉइन बच गया। सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें? टॉस की बात करें, यानी कि कॉइन की बात करें, अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 4। क्या क्या होते हैं वो आप लोग चैट में हमें बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट, अगर हमने डाई थ्रो करी है, पेयर्स ऑफ डाई, ध्यान रखना बच्चा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट हो जाती है। पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाई में 2 डाइस आती हैं, इस बात का ध्यान रखना, इस वर्ड का ध्यान रखना। पेयर ऑफ डाइस अगर फेंकी गई है तो कितने आउटकम्स होंगे? 36 आउटकम्स होंगे, ठीक है। और 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स फेंके गए हैं, अगर 3 कॉइन्स टॉस हुए हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं? 8 आउटकम्स होते हैं। और अगर 4 कॉइन्स फेंके जाते हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? तो वो होते हैं 16। पैटर्न चलता जाता है, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ठीक है। तो ये थे आपके सारे फॉर्मूलेज जो कि 10th क्लास में पूछे जाते हैं या फिर आते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। हालांकि एक क्विक रिवीजन आप लोगों को करवाई गई है हर फॉर्मूलेज के रिगार्डिंग, बट एक बार आप खुद से भी ट्राई करना इनको लिखने की। एक छोटी सी नोटबुक बना लो जिसमें आप लोग हर एक फॉर्मूला लिख सको जो कि आपको लगता है जरूरी है। हालांकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सा मुश्किल लगता है, आपको कौन सा आसान लगता है, ठीक है। चलो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा इस सेशन से, जो कि आप लोगों के लिए बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और भी बहुत सारे सेशंस हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। चैनल पे रहिए और क्लासेस लेते रहिए। अब मिलते हैं क्लास में, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड मीट यू सून। थैंक यू बच्चा।